हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूनिट 3 का एक और नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एक्स-रे स्पेक्ट्रा। ओके, अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो आपको सिलेबस में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का 3rd यूनिट है वो एक्स-रे एंड एक्स-रे स्पेक्ट्रा करके लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी तक हम लोग यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे जो एक्स-रे था। अब आज से हम लोग एक्स-रे स्पेक्ट्रा को पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, और यूनिट 3 के कंटेंट को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रा और कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा। ओके, ये कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रा और कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा इसी एक्स-रे स्पेक्ट्रा के टाइप होते हैं। ठीक, एक्स-रे स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, एक कंटिन्यूअस और एक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रा को देखेंगे और आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा को देखेंगे। इतना चीज़ क्लियर? स्पेक्ट्रा क्या होता है इसको हम लोग क्या किए हैं, समझ चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन लेक्चर में, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। ओके, तो अब एक्स-रे स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स-रे आउटपुट प्लॉटेड ऑन ग्राफ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। एक्स-रे का जो आउटपुट है अगर उसको हम ग्राफ पे अंकित करें तो वही क्या होगा, एक्स-रे स्पेक्ट्रा कहलाता है। ठीक, अब ये ग्राफ किसके किसके बीच में होता है, ये ग्राफ क्या होगा, एक्स-रे जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा वेवलेंथ के साथ एट वेरियस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, इन दिस ग्राफ द इंटेंसिटी ऑफ प्रोड्यूस एक्स-रे आर प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ एट वेरियस पोटेंशियल डिफरेंस एज शोन इन फिगर। इस ग्राफ में क्या करते हैं, एक्स-रे के इंटेंसिटी को का जो वेरिएशन है वो वेवलेंथ के साथ देखा गया है एट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक, या आप ऐसे कहिए एट वेरियस पोटेंशियल डिफरेंस पे। अलग अलग जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बैटरी हम लोग लगाए थे एक्स-रे प्रोडक्शन में, उसके अलग अलग वोल्टेज पे हम लोग क्या किए हैं, जो प्रोड्यूस एक्स-रे है उसके इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ ग्राफ प्लॉट किए। क्लियर चीज, ये इंटेंसिटी एक्सिस है, ये वेवलेंथ एक्सिस है। ठीक, तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ये ग्राफ है किस पे, एट वेरियस पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक, यही क्या कहलाता है, एक्स-रे स्पेक्ट्रा कहलाता है। आप अपने डेली लाइफ में किसी न किसी का एक्स-रे जरूर देखे होंगे। ठीक, अगर किसी को चोट वगैरह लगता है तो एक्स-रे करा जाता है, तो जो फोटोग्राफिक प्लेट पे एक्स-रे निकल के आता है वो उसको हम लोग एक्स-रे स्पेक्ट्रा कह सकते हैं, वो एक्स-रे स्पेक्ट्रा होता है। ओके, अब ये ग्राफ देखिए, अगर आप ये ग्राफ देख रहे होंगे तो ये 20, 30, 40 ये सब जो किलो वोल्ट में लिखे गए हैं, ये सब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। जो बैटरी हम लोग लगाए थे प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रे में उसी का क्या है, वैल्यू है। क्लियर, जैसे से बढ़ रहा है इस ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, मतलब इस ये जो ग्राफ है क्या हो रहा है, इसका नेचर बदलते हुए चल जा रहा है। ठीक, और फिर जब हायर वोल्टेज जा रहे हैं 70 किलो वोल्ट के आसपास जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ था इस पर क्या हो रहा है, पीक बनते चल जा रहा है। अभी तक ग्राफ ऐसे कंटिन्यूअस जा रहा था, लेकिन जैसे से ऊपर उठ रहा है तो मतलब वोल्टेज जैसे से बढ़ रहा है वैसे से ग्राफ ऊपर उठ रहा है और क्या हो रहा है, एक ऐसे पीक इसमें बनता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग इस ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो अभी आप घबराइए मत, अभी आगे हम लोग लिखेंगे और इस ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, देखिए ये जो ऐसे कंटिन्यूअस एकदम मिल रहा है, ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन आ रहा है इंटेंसिटी का और वेवलेंथ के बीच में जो कंटिन्यूअस वेरिएशन आ रहा है, ये क्या है, आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। और फिर जब वोल्टेज बढ़ा रहा है ये जो पीक के फॉर्म में मिल रहा है, ये क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है। क्लियर हुआ चीज़, जब ऐसे कंटिन्यूअस हम लोग को ऐसे क्या मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है इंटेंसिटी और वेवलेंथ में, तो ये क्या आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इसको कहते हैं। और फिर जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ऐसे क्या हो रहा है, कुछ ऐसे पीक के फॉर्म में मिलने लग रहा है इसी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा पे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस पीक को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक, एक्स-रे स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, एक कंटिन्यूअस और दूसरा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो अभी इसको इरेज करूंगा, आगे कुछ लिखूंगा और फिर आगे इसको ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे और फिर आने वाले लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, इसके नीचे जो लिखना है उसको मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक, ये ग्राफ कैसे आया है, कैसे डिफरेंट वोल्टेज पे ग्राफ का नेचर बदलता चला गया है, इस चीज़ को आगे हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो। ओके,
अब इसके नीचे क्या लिखना है उसको यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि इन दिस फिगर द शार्प पिक्स रिप्रेजेंट टू द लाइन और आर कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। इसमें ये जो शार्प पिक आया है ये लाइन या कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही साथ द लाइन स्पेक्ट्रा आर अब्सेंट टिल द पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू। और फिगर में आपको ये भी दिख रहा होगा कि 50 किलो वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस तक ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या अब्सेंट है, लेकिन जैसे इसके ऊपर बढ़े हैं 70 किलो वोल्ट पे गए लाइन स्पेक्ट्रा मिलने लगा है। तो वही लिखा जा रहा है कि जो लाइन स्पेक्ट्रा होगा या जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा होगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस के एक पर्टिकुलर वैल्यू तक क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। और जैसे उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस किया जाता है तुरंत क्या होता है, वो लाइन स्पेक्ट्रा मिलने लगता है। जैसा कि ये फिगर आप देख रहे हैं टंगस्टन के लिए प्लॉट किया गया है। टंगस्टन के केस में 50 किलो वोल्ट तक ऐसे कुछ नहीं मिल रहा है, बस ऐसे कंटिन्यूस कर्व हम लोग को मिलता चला जा रहा है, स्मूथली कर्व मिल रहा है। लेकिन जैसे इसको ऊपर बढ़ना है 70 किलो वोल्ट पे तो वहाँ पे हम लोग को पिक मिल रहा है। क्लियर, इसी पिक को हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक या लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए क्या लिखे हैं, हियर द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मूथली वेरिंग कर्व्स एंड लाइन सुपर इम्पोज ऑन अ कंटिन्यूअस बैकग्राउंड फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। अब इस फिगर में देखिए जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है वो ये है, जो स्मूथली वेरिंग कर्व है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब इस केस में भी देखिए, अगर इस केस में भी देख रहे होंगे तो ऐसे कर्व एकदम स्मूथली क्या हो रहा है, जा रहा है। अब यहाँ से पिक मिला, फिर उसके बाद कर्व क्या हो गया, स्मूथली ऐसे आने लगा। अगर ये पिक नहीं रहता, ऐसे इसको जोड़ दें तो क्या होता, ये स्मूथली जाता। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसके मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने के नाते अब इस कर्व पे क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा का सुपर पोजिशन होने लगता है, सुपर इम्पोज होने लगते हैं। तो वही लिखे हैं लाइन सुपर इम्पोज ऑन कंटिन्यूअस बैकग्राउंड। अब इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा पे जो लाइन सुपर इम्पोज होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा फॉर्म करता है। यही चीज़ ऊपर लिखा गया है। क्लियर हो गया चीज़, क्या लिखा गया है कि जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है, स्मूथली वेरिंग कर्व होता है। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस के एक पर्टिकुलर वैल्यू से हम ऊपर उठते हैं तो उस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा पे लाइन क्या होता है, सुपर इम्पोज हो जाता है और वो क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है, इसको आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अगले लेक्चर में, और आज के लेक्चर में इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे। ये भी देखिए स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस ही है, बस इतना पार्ट क्या है इस पे, ये लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा मिल रहा है। क्लियर है चीज़, बाकी अगर ये नहीं रहता तो ये भी स्मूथली ऐसे जाता। ओके, अब फिर देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे स्पेक्ट्रा कितने टाइप के होते हैं, तो फिगर से आपको क्लियर हो चुका है। जो हम लोग यहाँ लिखे थे 2 टाइप का दिख रहा है, एक कंटिन्यूअस और दूसरा लाइन या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। तो क्या लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सरे। क्या लिखे हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सरे रेडिएशन इमिटेड बाय द टारगेट ऑफ एक्सरे ट्यूब इज स्ट्रक बाय इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। जब इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एक्सरे ट्यूब में टारगेट पर जाकर टकराते हैं तो क्या होता है, 2 तरीके का रेडिएशन होता है। ठीक, 2 तरीके का क्या होता है, एक्सरे का रेडिएशन होता है। मतलब जो टारगेट एटम है 2 तरीके का एक्सरे को रेडिएट करता है। एक क्या होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन होगा और दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूअस रेडिएशन। या आप ऐसे कहिए कि 2 तरीके के स्पेक्ट्रा मिलेगा, एक क्या होगा आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और दूसरा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक, आगे इस चीज़ को लिखेंगे और फिर इस फिगर के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ पे टाइप लिखे थे, 2 टाइप मिला था। उसमें से जो पहला टाइप होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया, लिखा गया है कि द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इज स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ फ्रॉम सर्टेन लोअर टू हायर वैल्यू कंटिन्यूअसली सच एज विजिबल लाइट। ठीक, ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है ये क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ का, लोअर से लेकर हायर तक जितने वेवलेंथ होते हैं उनका क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम होता है। ऐसे समझिए, अभी पीछे हम लोग ग्राफ प्लॉट किए थे, ऐसे कुछ ग्राफ आया था, इधर इंटेंसिटी था, इधर वेवलेंथ था, तो ऐसे हम लोग को ग्राफ मिल रहा था। तो क्या है, वेवलेंथ के लोअर वैल्यू से लेके कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली ग्राफ मिल रहा है वेवलेंथ के हायर वैल्यू तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रा कहते हैं। ऐसे ही विजिबल लाइट के केस में मिलता है, तो वही लिखा गया है सच एज विजिबल लाइट। ठीक, कंटिन्यूअसली मिल रहा है स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ का रेंज है तो उसको स्पेक्ट्रम नाम कहेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंट्रोडक्शन बताया ना कि जो वेवलेंथ का रेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वही तो लिखा गया है। अब कई सारा इसमें बना दिया जाएगा तो वही क्या कहला जाएगा, स्पेक्ट्रा कहला जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कह देते हैं।
ओके, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में वेवलेंथ का इसमें रेंज होगा लोअर से लेके हायर वैल्यू तक। ओके, अब देखिए फिर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा क्या है। दूसरा टाइप लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा। तो ये क्या होता है, इसको लिखे हैं इट कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट वेल डिफाइंड वेवलेंथ सुपर इम्पोज ऑन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और फिर आगे लिखे हैं ये क्या होता है, एक वेल डिफाइंड वेवलेंथ होता है। जैसे अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ आ रहा था, ऐसे कुछ आ रहा था, ठीक। तो ये एक वेल डिफाइंड वेवलेंथ होगा, इसका रेंज नहीं होगा, एक वेल डिफाइंड वेवलेंथ होगा जो किसके ऊपर सुपर इम्पोज होगा, जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के ऊपर क्या होता है, सुपर इम्पोज होता है। एंड द स्पेक्ट्रल लाइन्स जनरली आकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्रुप, और ये स्मॉल ग्रुप के फॉर्म में आते हैं, छोटे छोटे ग्रुप के फॉर्म, या उसी को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। एंड आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ऑफ टारगेट, और ये जो टारगेट का मटेरियल होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, उसके ये विशेषताओं की वजह से, मतलब ऐसे आप कहिए कि ये जो होता, ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है ये मटेरियल के प्रॉपर्टी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ये मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। ओके, बट और ये जो है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा ये मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक पर नहीं डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर, तो वही लिखा गया है कि एंड आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ऑफ टारगेट। कौन सा हम लोग टारगेट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं कि मॉलिब्डेनम यूज़ कर रहे हैं, उस पर ये पीक डिपेंड करेगा। क्लियर है चीज़। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो है ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना अप्लाइड वोल्टेज है, ये चीज़ क्लियर। जब मैं दोनों पढ़ा लूँगा लास्ट में इसका फीचर लिखवा दूंगा। क्लियर है चीज़। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मटेरियल के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। और जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है ये क्या करेगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, टारगेट मटेरियल क्या है उसी के हिसाब से क्या होगा, पीक मिलेगा। ठीक। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के बिना कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको पाए जाने के लिए एक बेस की जरूरत पड़ेगी, और वो बेस किसको बना रहा है, इसी को बना रहा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा को बना रहा है, इसी के ऊपर तो इम्पोज हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। तो इसका मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा की पॉसिबिलिटी बिना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के नहीं संभव है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के बिना नहीं मिल सकता, क्योंकि उसी को और बैठना है, जब बैठने वाला नहीं रहेगा तो कहाँ मिलेगा। क्लियर हुआ चीज़। आगे बढ़ें, अब हम लोग ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा को स्टार्ट करेंगे और ग्राफ को समझेंगे। ओके, देखो स्टूडेंट, अब हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे जो कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक, बुक में आपको कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो स्पेक्ट्रम का एक प्लूरल फॉर्म जो होता है स्पेक्ट्रा होता है, ये चीज़ तो आपको क्लियर है। और पीछे हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि कंटिन्यूस का जो ग्राफ है कुछ ऐसे आ रहा था। रफली ग्राफ को प्लॉट किया हूँ, कुछ समझाना है, फिर आगे ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करूँगा। ओके, अब देखिए ये कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रा क्या होता है इसको पहले समझा जाएगा, और फिर एग्जाम में क्या लिखना है उसको फिर लिखवाऊँगा। ठीक, तो अगर आप प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रे वाला मेरा लेक्चर देखे हैं तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रे में हम लोग कुछ फिगर बनाए थे, उस फिगर को मैं रफली बना रहा हूँ, बस आपको समझाने है ये टॉपिक, इस वजह से रफली ये फिगर ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक, इसको आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको एग्जाम में क्या बनाना है उसको आगे मैं बताऊँगा। ओके, ऐसे एक्स-रे प्रोडक्शन में हम लोग इवैक्यूएटेड ट्यूब वगैरह लिए थे, और फिर क्या था इधर फिलामेंट वगैरह लगा था, और ऊपर क्या था, कैथोड था। इस कैथोड को क्या किए थे, बैटरी से ऐसे क्या किए थे, कुछ कनेक्ट कर दिए थे। ठीक, और इधर कूलिंग डिवाइस वगैरह था, और फिर एनोड वगैरह था। ठीक, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, और इस एटम से टारगेट मटेरियल से क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे, और यहाँ से क्या हो रहा था, ये एक्स-रे का प्रोडक्शन हो रहा था। ये चीज़ हम लोग एक्स-रे के प्रोडक्शन में पढ़े हैं, ये रफली फिगर वैसे बनाया हूँ बस। ओके, अब देखिए रोंगटन साहब ने बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से जो निकल रहे हैं कैथोड से, मतलब ये थर्मियानिक इमिशन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जो इस टारगेट पे टकरा रहे हैं, तो वो टारगेट मटेरियल के एटम से उनका कोलिजन दो तरीके का हो सकता है। एक कोलिजन कैसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो टारगेट मटेरियल के एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएं, और दूसरा क्या हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो टारगेट मटेरियल के एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन से न टकराएं, वैसे ही क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक, तो पहला वाला केस हम लोग पढ़ेंगे, दोनों केस मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। पहला केस देखिए उन्होंने क्या बताया था, अच्छे से हम लोग समझेंगे बस फर्स्ट केस, सेकंड केस अगले लेक्चर में समझेंगे। ऐसे क्या होगा, ये टारगेट मटेरियल है, इसके कुछ एटम होंगे, वो एटम कुछ ऐसे हम ऐसे बना सकते हैं। एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उसके सेल में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे।
फिर दूसरे टाइप को समझाने के लिए फिर से इसको एक बार बना देता हूँ। ऐसे कुछ बना दिया, ठीक। तो रोंगटम साहब ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो थर्मियोनिक इमिशन से निकल रहे हैं वो टारगेट मटेरियल है। तो ये टारगेट मटेरियल जो है कुछ एटम से बना होगा, तो उस एटम से दो तरीके से टकराएंगे। पहला क्या हो सकता है, पहला क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो, बिना कि जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बिना किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए डायरेक्ट निकलने लगे, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो टारगेट एटम में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उससे क्या हो जाए, टकरा जाए। ये दो तरीके का पॉसिबिलिटी है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो टारगेट मटेरियल के एटम से, उसका दो तरीके का फिनोमेना उसमें हो सकता है। एक फिनोमेना क्या हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बिना किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए निकले, और दूसरा फिनोमेना क्या हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उस एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तब क्या होगा, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग ये वाला केस पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आज ये पहला केस हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए इस फिगर को थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ और इसी पे पूरा आपका ये ग्राफ बेस्ड है, उसी को फिर समझा जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं यहाँ से शो किया हूँ, ये क्या हो रहा है, इस न्यूक्लियस के पास आ रहा है, ठीक। न्यूक्लियस के पास आ रहा है, मान ले रहे हैं इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v0 है, ठीक। अब जब न्यूक्लियस के पास आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पहुंचा है, कुछ ऐसे जा रहा है, सीधे निकल रहा था, लेकिन न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना सीधे ना जाके, वो इलेक्ट्रॉन सीधे ना जाके अपने पास से क्या हो जाएगा, डेविएट होने लगेगा। ये समझ में आ रहा है ना, डेविएट होने लगेगा। और जो इसका जब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लग रहा है तो फिर जब आगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका वेलोसिटी मान ले रहे हैं क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्लियर है चीज़। ऐसे फिर से समझा रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो टारगेट मटेरियल के एटम से क्या हो, एटम से अगर ऐसे पास हो तो क्या होगा, मान लीजिए न्यूक्लियस के पास से वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो जैसे ही न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, जैसे ही इसके पास पहुंचेगा तुरंत न्यूक्लियस क्या करेगा, उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो जब अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो वो सीधे ना जाके कुछ ऐसे अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। क्लियर। और जब उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाया, मान लीजिए आप तेजी से दौड़ रहे हो और कोई अचानक आपको लगे पकड़ने, तो आपका स्पीड क्या होगा, धीरे होगा। अचानक से कोई आपको पकड़ने लगे तो आपका स्पीड क्या होगा, धीरे होगा, और आप अपने पास से डेविएट भी होंगे। तो वही कुछ केस इस इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ। वो v0 स्पीड से आ रहा था, v0 वेलोसिटी से आ रहा था न्यूक्लियस के पास, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हुआ, न्यूक्लियस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, जिसके वजह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास से डेविएट हुआ और उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो गई, जो v के बराबर हो गई। क्लियर। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका एनर्जी कितना होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बात किया जाए तो इसका एनर्जी जो होगा हाफ mv0² के बराबर होगा, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ mv² के बराबर होगा, ठीक। चूंकि ये वेलोसिटी कम है इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कम होगा इसके अपेक्षा। अगर आप दौड़ के कहीं जा रहे हैं और बीच में कोई आपको पकड़े तो आपको वेलोसिटी कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा ना। कोई आपको लगे पकड़ने, जैसे ये न्यूक्लियस क्या इसके ऊपर अट्रैक्शन लगा रहा है, मतलब अपने तरफ खींचने लग रहा है, वैसे आपको कोई खींचने लगे दौड़ना है तेजी से तो आपका कुछ स्पीड वगैरह कम होगा, तो वैसे इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम होगा। आप जिस पाथ से चल रहे थे उस पाथ से सीधे ऐसे चल रहे हैं, कोई बगल से ही पकड़ने लगे तो क्या होगा, अपने पास से थोड़ा सा आप डेविएट जरूर होंगे, ठीक। तो इसके साथ हो रहा है, पहले एनर्जी ये था, जब टकरा के निकल रहा है तो उसके पास एनर्जी ये बच रही है, इसका मतलब ये जो एनर्जी थी उससे ये कम एनर्जी है, इसका मतलब बाकी एनर्जी कहाँ गई। आखिर सवाल आता है ना, एनर्जी तो कंजर्व होना चाहिए, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई। तो जो इसका डिफरेंस होता है वह, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे तो कुछ एनर्जी आएगा। इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा था और जो बाहर निकल रहा इस एनर्जी से, इसका मतलब इनके एनर्जी में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब बाकी एनर्जी गई कहाँ, तो बाकी जो एनर्जी गई वो एक्सरे के
फॉर्म में क्या हो गई, रेडिएट हो गई। और यही मान लें अगर न्यू फ्रीक्वेंसी था उसका, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एच न्यू के फॉर्म में निकल गई। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर होगा। बात समझ में आया। एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, तो ये आ रहा था इलेक्ट्रॉन इतने एनर्जी से और एनर्जी हो जा रहा कम, इसका मतलब न्यूक्लियस के पास पहुंचा तो वो कुछ अपना एनर्जी क्या कर दिया, रेडिएट कर दिया। और वो किसके फॉर्म में, एक्सरे के फॉर्म में रेडिएट हो गई। अगर मान लेना जो रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, उसकी जो फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो एच न्यू के बराबर वो क्या होगा, रेडिएशन होगा। एच न्यू एनर्जी के बराबर रेडिएशन होगा, उसका जो एनर्जी होगा रेडिएशन का एच न्यू होगा, और वो इस इनिशियल और फाइनल एनर्जी के डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। और इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे एक्सरे मिल जाता है। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे एक्सरे मिलता है, एक्सरे का रेडिएशन मिलता है। ठीक, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग भी अगर कोई चार्ज एक्सेलेटेड या डी एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल है, वो मोशन में है, तो क्या होता है, एनर्जी रेडिएट करता है। ये देखिए तेजी से एक्सेलेट हो रहा था, फिर डी एक्सेलेट होने लगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। देखिए एनर्जी रेडिएट कर दिया, कितने के बराबर करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। ठीक, उस तरह से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। और फिर देखिए ये एक्सरे प्रोड्यूस होगा, एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है ना। अब फिर देखिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे पास करें, इलेक्ट्रॉन ऐसे पास करें, तब ये न्यूक्लियस से दूर हो गया, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो गया, तो इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कम लगेगा। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कम डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी मान लें v0 से आ रहा था, तो अब जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कम डिक्रीज होगा। मतलब अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे सीधे नहीं निकलेगा, ऐसे न्यूक्लियस से पास गया, तो अब ये क्या होगा, सीधे ना जाके अपने पास से थोड़ा सा कम डेविएट होगा। और इस केस में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। ये जो भी होगा ज़्यादा होगा किसके, इस वाले भी से। बात समझ में आ रहा है। न्यूक्लियस से जब पास था तो न्यूक्लियस क्या कर रहा था, तेजी से अट्रैक्ट कर रहा था, न्यूक्लियस तेजी से अट्रैक्ट कर रहा था। क्योंकि आप ये पढ़े हुए हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ऐसे कुछ रिलेशन होता है। तो जब क्या था, इस आर का वैल्यू छोटा था, न्यूक्लियस के पास था, तो ये फोर्स तेजी से लग रहा था। अब जब आर का वैल्यू क्या है, बड़ा हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे है, पहले यहाँ था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहा है, तो आर का वैल्यू छोटा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकलेगा अपने पास से डेविएट होके, एक तो उसके पाथ में डेविएशन भी कम होगा, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, इसके अपेक्षा कुछ कम डिक्रीज होगा। मतलब ये जो वेलोसिटी होगा वो इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है चीज। तो इसका मतलब इस केस में अब जो रेडिएशन होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि अब इन दोनों का डिफरेंस पहले क्या था, ये वेलोसिटी बहुत कम था तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, कुछ बढ़ जा रहा है, इसमें वेलोसिटी कम हो जा रहा था, इसमें वेलोसिटी ये v का वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब v का वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो अब एच न्यू होगा, ये जो एनर्जी रेडिएट होगा, अब यहाँ से जो एनर्जी रेडिएट होगा वो क्या होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी, उसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, इससे कुछ कम होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर इस वेलोसिटी को हम v डैश कर दें तो v डैश क्या होगा, ऐसे आप समझिए v डैश जो होगा v से बड़ा होगा। ठीक, और इस फ्रीक्वेंसी को अब इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसको न्यू डैश कर दें तो ये एच न्यू डैश के बराबर होगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, एच न्यू डैश के बराबर होगा। ठीक, जहाँ पे ये जो न्यू है वो क्या है, बड़ा है किससे, न्यू डैश से, और v डैश जो बड़ा है v से। ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गया होगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब से पास हो रहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब से पास हो रहा था तो उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा था, तो वो अपने पास से ज़्यादा डेविएट हो रहा था, और उसका जो फाइनल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो रहा था, ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था। तो इस वजह से इन दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा था, तो उस केस में न्यू का वैल्यू बड़ा मिल रहा था, तो उस केस में एच न्यू मतलब एनर्जी जो था वो बड़ा मिल रहा था। मतलब इस केस में एक्सरे जो रेडिएट हो रहा था उसका एनर्जी ज़्यादा था, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर इस न्यूक्लियस से कुछ दूर से पास करता है बिना किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए, पहला केस पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से टकराना नहीं चाहिए। ठीक, और यही अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से कुछ दूर से पास हो रहा है तो उसके पाथ में डेविएशन कम होगा और उसका वेलोसिटी क्या होगा, इसके अपेक्षा
क्या होगा, कम डिक्रीज होगा। मतलब ये v डैश जो फाइनल वेलोसिटी है उस इस v जो फाइनल वेलोसिटी इस केस में उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ v डैश रहेगा ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का, वो कुछ ऐसे दिया जाएगा। और इस केस में जो न्यू डैश होगा, अब चूंकि ये वैल्यू बड़ा हो गया, v डैश का वैल्यू बड़ा होना तो ये वैल्यू बड़ा हो गया, तो इसमें से घटने वाला वैल्यू बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस छोटा आएगा। तो इसका मतलब ये जो न्यू डैश है एच न्यू डैश वो क्या होगा, इस एच न्यू से छोटा होगा। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस के दूर से गुजरेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है चीज़, क्या चीज़ क्लियर है? ठीक, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जैसे अगर आप तेज़ी से दौड़ रहे हैं और क्या हो जाए, अचानक से कोई तगड़ा आदमी आपको पकड़ने लगे तो क्या होगा, आपका वेलोसिटी ज़्यादा कम होगा, आप अपने पास से ज़्यादा डिविएट होंगे। लेकिन अगर कोई दुबला पतला आदमी जिसके अपेक्षा आप ज़्यादा ताकतवर हैं वो आपको पकड़े, आपको दौड़ते टाइम अगर आप तेज़ी से दौड़ रहे हैं तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, कम डिक्रीज होगा। और आपका जो पाथ होगा वो भी क्या होगा, कम डेविएशन होगा आपके पाथ में। ये चीज़ आपको क्लियर होगा। ठीक, तो इस केस में इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा था तो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही थी। इस केस में इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम है, इस वजह से कम एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी। इसका ना हम एक चीज़ यहाँ से ये कंक्लूड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक तो होंगे नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। तो जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के एटम पे टकराएंगे तो हम लोग को एक मिनिमम से लेके मैक्सिमम एनर्जी का रेंज मिलेगा, मैक्सिमम से लेके मिनिमम एनर्जी का रेंज मिलेगा। जब न्यूक्लियस से पास हो रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी हो रहा है, मैक्सिमम से लेके मिनिमम एनर्जी का एक रेंज मिलेगा। और जब एनर्जी ई इक्वल टू क्या होता है, एससी बाई लेमडा होता है। जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो लेमडा क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका नाम हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या होगा, एक रेंज मिलेगा। और इसी रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एक्सरे के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। इस वजह से ये जो हम लोग को एनर्जी का रेंज मिलेगा, या ऐसे कहिए वेवलेंथ का रेंज जो मिनिमम से मैक्सिमम मिलेगा, उसको हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ लेमडा से लेके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेमडा तक क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूअस ऐसे हम लोग को कुछ ग्राफ वगैरह क्या हो रहा है, मिल रहा है। ऐसे हम लेमडा के हर एक वैल्यू पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, इसका वैल्यू वगैरह मिल रहा है। तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। और ये जो एक्सरे का रेडिएशन है ये क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है। वेवलेंथ का रेंज है तो वेवलेंथ के रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये लेमडा मिनिमम से लेमडा मैक्सिमम तक कंटिन्यूअस क्या होगा, आपको वेवलेंथ का रेंज मिलेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक, तो ऐसे कंटिन्यूअस एनर्जी रेडिएट होगी, मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक ऐसे होगी। मैक्सिमम से मिनिमम एनर्जी ऐसे जाएगी, इधर मैक्सिमम होगा, इधर मिनिमम। तो वेवलेंथ क्या होगा, जहाँ मैक्सिमम एनर्जी होगी वहाँ वेवलेंथ मिनिमम होगा, और इधर क्या होगा, मैक्सिमम रेंज वेवलेंथ का मिलता हुआ चला जाएगा। क्या चीज़ क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग को एक कंटिन्यूअस ऐसे ग्राफ लेमडा के मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक मिलता हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ चीज़? आगे समझ गए आप ना? अब हम लोग को ये देखना है कि इसका मैक्सिमम एनर्जी कैसे पता लगाया जाएगा, कि मैक्सिमम एनर्जी इसका कितना होगा। इस चीज़ से बात करें तो देखिए, अगर ऐसा केस बन जाए, रुकिए पहले जगह बना लेते हैं। अभी इन सब चीज़ को नोट्स में लिखवाऊंगा, ओके। अगर देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ऐसे हम लोग वाला केस ले रहे हैं, यहाँ वाला ऐसे लिखे थे, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, वो न्यूक्लियस में आके रुक जाए, इतना ज़्यादा फोर्स हो जाए कि वो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस रोक ले, आगे जाने ही ना दे। जैसे आप दौड़ रहे थे, जिसे आपको तगड़ा आदमी एकदम पकड़ ले, आप आगे बढ़ ही ना पाए, वैसे केस यहाँ भी होगा वैसे केस, वैसे केस यहाँ भी होगा। न्यूक्लियस इतना पावरफुल हो, या वैसे कहिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कितना करीब से पास करे कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर रुक जाए, आगे बढ़े ही ना। तो इसका मतलब इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा। और इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से आ रहा था वो क्या हो रहा है, इस रेडिएशन एनर्जी के बराबर हो जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो न्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वो किसके बराबर होगा, हाफ
एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू मैक्स लिख सकते हैं ना। जब न्यूक्लियस के एकदम पास होगा और यहीं पर रुक जाए, आगे ना बढ़े, तो ये वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा, भी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, तो भी का वैल्यू जीरो। इसका मतलब उस केस में पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एक्स रे के फॉर्म में रेडिएट हो जाएगा, और उस टाइम पे ये जो फ्रीक्वेंसी होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, और इस टाइम पे ये जो एच न्यू मैक्स होगा ये मैक्सिमम एनर्जी होगा। क्लियर हुआ चीज़, ये क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगा। क्या चीज़ क्लियर है, ये क्या होगा आपका मैक्सिमम एनर्जी होगा। ठीक, अब देखिए ये जो वी नॉट का वैल्यू है, ये जो इलेक्ट्रॉन का ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसके पावर को बढ़ा दें, इसको ज़्यादा निगेटिव कर दें, तो तेज़ी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा वहाँ से, तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये पूरा पूरा इसका काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या हो रहा है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो ऐसे हम कह सकते हैं E इंटू वी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, E इंटू वी पे, क्योंकि ये इसका क्या करेंगे, इसका जब डिफरेंस बढ़ाएंगे तो मान लीजिए V वोल्ट का बैटरी है और इलेक्ट्रॉन इसमें निकल रहे हैं, तो E इंटू वी होगा इसका पावर पूरा, तो ई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, बैटरी के पावर पे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर वी पोटेंशियल की बैटरी है तो ई वी पावर इसका होगा ना, तो ई वी क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये जो ई वी है ये क्या होगा, एच न्यू मैक्स के बराबर होगा। ठीक, इसको आगे अभी हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, पहले जो लिखना है उसको थोड़ा सा लिखा जाए, फिर आगे अच्छे से इसको समझेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में क्या लिखना है उसको हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, फिगर समझा चुके हैं, अभी फिर एक बार फिगर अच्छे से बनवा देंगे, उसको आप बना लीजिएगा। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे कि व्हेन अ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट मटेरियल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर एक्स-रे आर प्रोड्यूस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी हाई एटॉमिक नंबर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले टारगेट एटम से टकराता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होता है। सच इलेक्ट्रॉन विच मूव विथ हाई स्पीड पेनिट्रेट डीप इनटू द इंटीरियर ऑफ एटम्स ऑफ द टारगेट मटेरियल एंड आर आल्सो अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ देयर न्यूक्लियाई। और ये जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है ये पेनिट्रेट करके क्या होता है, अंदर तक, एटम के अंदर तक जा सकता है, और जब एटम के अंदर घुसेगा, अभी जैसे हम लोग देखे थे वहाँ पे, तो न्यूक्लियस द्वारा इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाया जाएगा। ठीक, वही लिखे हैं। फिर देखिए क्या लिखे हैं कि द इलेक्ट्रॉन गेट डिफ्लेक्टेड, और जब न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफ्लेक्टेड होगा। कहाँ से, फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कट दीजिएगा। ठीक, क्योंकि दियर यूज किया ना, इलेक्ट्रॉन्स गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ ड्यू टू दीज फोर्सेस। जो न्यूक्लियस द्वारा उसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है अट्रैक्शन का, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगा। और फिर क्या लिखे हैं, कॉन्सिक्वेंटली द इलेक्ट्रॉन आर डीएक्सेलरेटेड एंड देयरफॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डीएक्सेलरेट होते जाएगा और उसकी एनर्जी कंटिन्यूस क्या होगी, डिक्रीज होते चली जाएगी, क्योंकि भी का वैल्यू घटते जाएगा तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज गिवन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एक्स रे ऑफ कंटिन्यूसली वेरिंग वेवलेंथ ड्यूरिंग रेडिएशन। और जो इसके एनर्जी में लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा था, एक्सरे के फॉर्म में रेडिएट हो रहा था। डिफरेंस हम लोग निकाले थे, एनर्जी तो कंजर्व रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट था और फाइनल वी माने थे, तो भी कम हो जा रहा है। इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर कम हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर से, तो एनर्जी तो कंजर्व होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियस अटैक कर रहा है तो कुछ एनर्जी उसका क्या हो रहा है, एक्सरे के फॉर्म में रेडिएट हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा कंजर्व रहता है। तो जो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके बराबर था, एच न्यू के बराबर था। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी था इलेक्ट्रॉन का वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो बाहर निकला जिस स्पीड से उसके वजह से मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और एक एक्सरे के रेडिएशन का जो एनर्जी है उसके फॉर्म में। क्लियर है चीज़, ये अभी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, अब फिर देखिए क्या लिखा है कि एक्सरे आर मेड अप ऑफ
अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक्सरे क्या होगा, एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से मिलके क्या होगा, बनेगा। और फिर क्या लिखे हैं, एक्सटेंडिंग अप टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो क्या होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक मिलेगा। एक्सरे का क्या होगा, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा। ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सरे का एक रेंज मिलेगा ना, फ्रीक्वेंसी रेंज मिलेगा। शुरू में फ्रीक्वेंसी क्या था हम लोग का, शुरू में जो फ्रीक्वेंसी था मैक्सिमम था, धीरे धीरे डिक्रीज होते थे क्या, इसका मतलब क्या होगा, शुरू में वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा, और वहाँ से ऐसे क्या होगा, मैक्सिमम तरफ बढ़ता हुआ चल जाएगा। तो वही लिखे हैं कि एक्सटेंडिंग अप टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ORR मिनिमम वेवलेंथ, या ऐसे कर सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऐसे लगातार घटता हुआ फ्रीक्वेंसी मिलता हुआ चला जाएगा, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ तक मिलता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। बस सिंपली ये समझिए कि एक्सरे कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होगा, एक मिनिमम वेवलेंथ से आगे बढ़ता हुआ चल जाएगा और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ता हुआ चल जाएगा। ये ग्राफ हम लोग प्लॉट किए थे, क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, वही चीज़ लिखा गया है। ठीक, फिर देखिए क्या लिखे हैं कि दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम, और इस तरीके के स्पेक्ट्रम को हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब क्या लिखे हैं कि द पेनिट्रेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इनटू इंटीरियर ऑफ एटम इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। ये पीछे समझा ही चुके थे। ये देखिए सीधे ना जाके क्या होगा, अपने पास से डेविएट हो जाएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, सीधे निकलने चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है, अपने पास से डेविएट हो जा रहा है। ओके, ठीक, तो ये फिगर आप समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन जितना ही न्यूक्लियस से पास से गुजरेगा, उसके द्वारा जो एनर्जी रेडिएट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ मैं समझा चुका था। इस वजह से ये जो पास वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग जो बनाए हैं, ये एनर्जी देखिए थोड़ा सा बड़ा करके बता दी है, ठीक, कि ज़्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा। और ऊपर जैसे से गए, मतलब अगर कोई ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे गुजरेगा, तो उसके वजह से जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, कम होगा। फिर यहाँ से आएगा, उसके वजह से एनर्जी कुछ और कम होगा। यहाँ से आएगा, उसके वजह से एनर्जी कुछ और कम होगा। और जो न्यूक्लियस से और दूर निकलेगा, उसके वजह से एनर्जी क्या होगा, कुछ और कम होगा। इस वजह से इसको जो ये रेडिएशन, इसको छोटा करते हुए चलेगा। जैसे जैसे इसे डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी कम डिक्रीज होगा। वेलोसिटी कम डिक्रीज होगा तो ये जो डिफरेंस पीछे बताया था वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और जब डिफरेंस छोटा होगा तो क्या होगा, कम रेडिएशन की एनर्जी निकलेगी। इसका मतलब वेवलेंथ बड़ा होगा तो कम रेडिएशन की एनर्जी निकलेगी, तो इसलिए ऊपर छोटा दिखाते हुए चले गए। ठीक, ये फिगर आपको क्लियर होगा, पीछे बताए थे। अब देखिए कंटिन्यूअस हम लोग को क्या मिल रहा है, ऐसे कंटिन्यूअस क्या मिल रहा है, एक एक्सरे रेडिएशन मिल रहा है। इसी को हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक, फिर देखिए क्या लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर व्हेन स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन हैज इट्स वेलोसिटी reduced from V0 to V during it passes through the atom of target material, then it loss of energy is given by। अगर मान लीजिए ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन V0 वेलोसिटी से आ रहा था, और जब निकल रहा है यहाँ पे तो उसका वेलोसिटी V है, तो इसका जो एनर्जी लॉस होगा उसको कुछ ऐसे दिया जाएगा, ½ mv0² - ½ mv²। ये देखिए ओरिजिन ऑफ एक्सरे को दिखाया गया, वही नीचे लिखे हैं ओरिजिन ऑफ एक्सरे। ओके, ये जो फिगर है, इस फिगर में क्या दिखाया गया है, ओरिजिन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे दिखाया गया है। ओके, क्लियर है चीज। अब फिर देखिए, आप चाहें तो फिगर का नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब फिगर नंबरिंग करेंगे। मान लीजिए इसको पहला फिगर बना रहे हैं हम लोग, ये तो फिगर फर्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको शोन इन फॉलोइंग फिगर फर्स्ट। जितना तो आपके पास समझ है उसको आप लिख सकते हैं। ओके, अब ये एनर्जी जो होगा आखिर गया कहाँ, इलेक्ट्रॉन V0 वेलोसिटी से आ रहा था, V वेलोसिटी रिड्यूस हो गया तो एनर्जी डिक्रीज हुआ, तो गया क्या है एनर्जी, तो यही एनर्जी क्या पाया गया कि एक्सरे के फॉर्म में क्या हो गया, एक्सरे के एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट हो गया, मतलब एक्सरे के रेडिएशन के फॉर्म में निकला। ठीक, तो वही लिखा गया कि दिस मस्ट इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इमिटेड, देयरफॉर ये hν के बराबर हो जाएगा। क्लियर है चीज, इन दोनों का डिफरेंस। अब देखिए, द हाईएस्ट ORR मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्सरे करस्पॉन्ड टू केस व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली स्टॉप। दैट इज बताया ना, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो, एकदम यहाँ पे आए और यहीं पे रुक जाए, तो इस केस में क्या होगा, V का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब उस केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो काइनेटिक एनर्जी था वो एक्सरे के फोटोन की एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, रेडिएट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला नहीं। तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी मैक्सिमम होगी, और जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो h न्यू मैक्सिमम का फ्रीक्वेंसी h इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होगा वो एनर्जी देता है, तो एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर, तो वही लिखे हैं कि एक्सरे करस्पॉन्ड टू केस व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली स्टॉप, दैट इज व्हेन V इक्वल टू 0 इन दैट केस। ठीक, अब इसके आगे लिखेंगे और फिर बताएंगे। ओके,
देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन हम लोग यहाँ तक समझ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में फंस जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसका जो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सरे के रेडिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसके बराबर मिल जाएगा और उस केस में न्यू क्या होगा, मैक्सिमम हुआ, क्योंकि वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का केस होगा। तब ये हाफ mv0 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, h न्यू मैक्स हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब टोटल उसका एनर्जी क्या है, ये एक्सरे के फॉर्म में रेडिएट हो गया, तो वो मैक्सिमम एनर्जी होगा। अब उससे अगर ये मैक्सिमम फॉर्म में होगा, अगर अभी का कुछ भी वैल्यू होगा तो एनर्जी जो होगा एच न्यू क्या होगा, वो इससे छोटा ही होगा। ये चीज़ आप यहाँ रिलेशन से समझ सकते हैं। ठीक, मैथ के स्टूडेंट हैं, इससे आपको कोई डाउट वाली बात नहीं है। ओके, फिर क्या लिखे हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट। अब अगर जो बैटरी लगाए थे हम लोग v वोल्ट की है, जिससे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। ये आप पढ़े हुए हैं, जो भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दिए थे ना कैथोड नोड पे, वही वाला बात कर रहे हैं। तो अगर v वोल्ट बैटरी का है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू बैटरी वो क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी होगा और वो उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर? तो हाफ mv0 स्क्वायर इक्वल टू ईवी होगा। ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला केस पढ़े होंगे तो उसमें सब पढ़े होंगे। ठीक, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या लिख सकते हैं कि ये ईवी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ से ईवी इक्वल टू एच न्यू मैक्स हो गया और न्यू मैक्स यहाँ से ईवी अपॉन एच हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 का दिए हैं। अब फिर यहाँ से देखिए ये भी लिख सकते हैं कि ईवी इक्वल टू एस सी बाई लेमडा मिनिमम। ठीक, जब फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है, तो लेमडा क्या होगा, मिनिमम होगा। देखिए सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये न्यू लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब लेमडा मिनिमम होगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इस न्यू मैक्स की जगह सी बाई लेमडा मिनिमम लिख सकते हैं। तो लेमडा मिनिमम इक्वल टू एस सी बाई ई इंटू भी हो जाएगा। ये ई इंटू भी हो गया, लेमडा को ऊपर ले गए हैं और इसको नीचे लेके चले आए, इंटू भी हो गया। ठीक, फिर इसके आगे लिखें कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको पुट कर रहे हैं, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर रहे हैं और इसका स्पीड का वैल्यू पुट कर रहे हैं, सी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट का, और उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो लेमडा मिनिमम इक्वल टू ये वैल्यू आपका आ रहा है कितना, 12400 अपॉन भी करके आ रहा है इसका वैल्यू। ओके, 12400 अपॉन भी करके वैल्यू आएगा। इसका यूनिट जो होता है ये एंगस्ट्राम में आएगा। ओके, ये आपका जो वैल्यू है ये एंगस्ट्राम में निकल कर आएगा। तो लेमडा मिनिमम जो है वो 12400 अपॉन भी एंगस्ट्राम के बराबर होता है। ठीक, अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन का ये यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है, बस इसी को सॉल्व करके इस तरह लिख दिया है ना। ये रिलेशन या ए रिलेशन, ये सब क्या है, ये देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का इस पोटेंशियल के साथ रिलेशन है। इस पोटेंशियल के साथ मतलब बैटरी के पावर के साथ रिलेशन है, बैटरी की जो पोटेंशियल उससे रिलेशन बता रहा है। यहाँ पे लेमडा मिनिमम का इस रिलेशन में क्या है, बैटरी पोटेंशियल है, बाकी सब ये जो क्वांटिटी है सब क्या है, कांस्टेंट है। ये सब क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि बाकी जो सब क्वांटिटी हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट है। ये ई और एच कांस्टेंट है, ये एस सी और ई क्या कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। इसका लेमडा मिनिमम भी पे का रिलेशन बता रहा है, लेमडा मिनिमम का भी से रिलेशन पता चल रहा है और यहाँ न्यू मैक्स का भी से रिलेशन पता चल रहा है। ये भी क्या है, ये कैपिटल भी हम लोग जो लिख रहे हैं ये क्या है, बैटरी का वोल्टेज है। ठीक, और यहाँ भी अगर इसको वैल्यू का अगर पुट करते हैं तो यहाँ भी देखिए लेमडा मिनिमम का भी से रिलेशन पता चल रहा है। तो इस इक्वेशन 3, 4 और ये भी इक्वेशन है, इसी को कुछ इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, ये इक्वेशन 3 और 4 जो है ये क्या कहलाता है, डुआने हंट्स लॉ कहलाता है। अमेरिकन फिजिसिस्ट थे डुआने और हंट साहब, इन्होंने क्या किया, मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो एक्सरे का था उसका जो बैटरी अप्लाई कर रहे थे उसके पोटेंशियल के साथ एक रिलेशन निकाला और उसी रिलेशन को डुआने हंट लॉ कहते हैं। ठीक, तो वही लिखें कि दिस इक्वेशन, देखिए ये इक्वेशन, ठीक, ये दोनों इक्वेशन सेम है, बस इसमें वैल्यू क्या किए पुट करके ये बना दिए। तो इस वक्त में डायरेक्ट लिखा हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। ठीक, यहाँ भी देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का इस अप्लाइड वोल्टेज के साथ रिलेशन पता चल रहा है और यहाँ देखिए ये जो मिनिमम वेवलेंथ है इसका, जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। ये रिलेशन हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ मिनिमम वेवलेंथ का इस अप्लाइड वोल्टेज के साथ रिलेशन पता चल रहा है। यही रिलेशन डुआने हंट साहब ने दिया था, इस वजह से इसको डुआने हंट लॉ कहते हैं। इक्वेशन 3 और 4 को क्या कहते हैं, डुआने हंट लॉ कहते हैं। ओके, ये इक्वेशन 3 और 4 क्या कहलाता है, डुआने हंट लॉ कहलाता है। ठीक,
इन दिस लॉ दे गिव रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और आर मिनिमम वेवलेंथ टू अप्लाइड वोल्टेज। इस लॉ में डुआने हंट साहब ने क्या किया था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ का अप्लाइड वोल्टेज के साथ क्या दिया था, रिलेशन दिया था। ये भी आपके टॉपिक आपके सिलेबस में है, ठीक, तो उसको आप वहाँ कर लीजिएगा। ये भी आपके सिलेबस में डुआने हंट लॉ, ठीक, उसको मैं थंबनेल पे वैसे लगा दिया हूँ, आप वहाँ से इस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके, अब आगे हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे और वीडियो फिनिश हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन नंबर 4 बनाए थे, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू 12,400 था अपान नीचे भी था, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से ही लिख सकते हैं कि लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, अप्लाइड वोल्टेज है, तो द शार्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। का मतलब जो शार्टेस्ट वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हुआ चीज़। अब फिर देखिए क्या लिखे हैं कि द कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रा व्हेन टंगस्टन एटम इज बम्बार्डेड बाय इलेक्ट्रॉन एट सेवरल डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। इस लाइन के नीचे आप फिगर बनाइएगा, मेरे पास जगह कम है इस वजह से मैं ऐसा बनाया हूँ, इस वजह से मैं बगल में बनाया हूँ, ठीक, फिगर यहाँ बना लीजिएगा। तब उसके नीचे ये लिखिएगा कि सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कर्व कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक, इस कर्व के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, कुछ गुण हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से। तो देखिए जब इसको आप ड्रा करेंगे तो यहाँ से पहले देखिए, अगर ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हमारा हाई होगा तो लैम्डा मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, मतलब जो वेवलेंथ है उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो देखिए 50 किलो वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज के केस में ये जो लैम्डा मिनिमम है ये सबसे कम है, फिर उसके बाद 40 किलो वोल्ट के केस में है, और फिर 30 किलो वोल्ट के केस में है, और 20 किलो वोल्ट के केस में 0.6 है, और 30 किलो वोल्ट के केस में 0.4 है, और इसके बीच में 0.2 से थोड़ा सा ज़्यादा 50 किलो वोल्ट के केस में होता है, और 40 किलो वोल्ट के केस में इससे थोड़ा सा और ज़्यादा रहता है, और 0.4 से क्या रहता है, कम रहता है। तो ये देखिए जैसे जैसे हम लोग अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लैम्डा मिनिमम का वैल्यू जो है, ये अप्लाइड वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा मिनिमम का वैल्यू छोटा होते जा रहा है। 20 किलो वोल्ट के लिए लैम्डा मिनिमम यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा वैल्यू 0.6 था, 30 किए तो 0.4 पे आ गया, 40 किए तो 0.4 से भी छोटा हो गया, और 50 कर रहे हैं तो 0.2 के पास आ जा रहा है, जिसका मतलब ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तब आपको समझ में आया ग्राफ कैसे मिला है, ये जो लैम्डा का मिनिमम वैल्यू है जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इधर ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होते जाएगा, क्योंकि लैम्डा मिनिमम छोटा होते जाएगा। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए और भी इसके कुछ फीचर हैं। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं कि ईच स्पेक्ट्रम एंड्स एब्रप्टली एट सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ, जिसको लैम्डा मिनिमम कहेंगे, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टारगेट यूज। ये कौन सा मटेरियल यूज किया उस पर डिपेंड नहीं करता है, कौन सा मटेरियल यूज किया उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या करेगा, अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो एब्रप्टली क्या होगा, ये आपका जो लैम्डा मिनिमम है वो क्या होगा, मिलेगा, ठीक। ऐसे कहिए ये अचानक से क्या होगा, यहाँ पे इंड हो गया, और जो लैम्डा मिनिमम आपको दे रहा तो वही लिखें कि ईच स्पेक्ट्रम इंड एब्रप्टली एट सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ, और ये सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ है, लैम्डा मिनिमम है, बिकॉज ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके अप्लाइड पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे। फिर क्या लिखे हैं कि द मिनिमम वेवलेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और इस ग्राफ से देखिए क्या क्लियर है, जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ये देखिए क्या हो रहा है, आपका ये जो आपका लैम्डा मिनिमम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो वही लिखे हैं, वही समझाएं, वही लिखे थे। फिर क्या लिखे हैं कि द इंटेंसिटी राइजेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू एट सर्टेन वेवलेंथ, आफ्टर दैट इट ग्रेजुअली फॉल। अब देखिए कुछ सर्टेन वेवलेंथ पे इंटेंसिटी वाला प्लॉट ये है, इस पे इंटेंसिटी जो है 10 के बराबर होता है, इस पे जो होता है ये क्या होता है 2 से ज़्यादा और 4 से कम होता है, और इधर 6 से ज़्यादा और 8 से कम होता है इंटेंसिटी, और 50 किलो वोल्ट पे क्या होता है 10 होता है इंटेंसिटी, 40 पे 8 से कुछ कम 6 से ज़्यादा होता है, और 30 किलो वोल्ट पे 4 से कुछ कम होता है, और 20 किलो वोल्ट पे 2 से कम होता है इंटेंसिटी, ठीक। तो वही लिखे हैं कि द इंटेंसिटी राइजेस टू मैक्सिमम वैल्यू एट सर्टेन वेवलेंथ आफ्टर इट ग्रेजुअली फॉल। अब देखिए वेवलेंथ के कुछ वैल्यू पे क्या है, ये इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम है, और उसके बाद धीरे धीरे ये गिरना शुरू हो जाता है, ठीक, धीरे धीरे इसका वैल्यू कम होना शुरू हो जाता है, किसका, इंटेंसिटी का। क्लियर हुआ चीज़। अब देखिए द मैक्सिमम इंटेंसिटी इंक्रीजेस एज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते गए इंटेंसिटी इंक्रीज होते गया है। इस केस में 50 किलो वोल्ट के केस में इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम है। ऐसा इस वजह से होता है कि अगर आप
ये एक्सलेटिंग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वहाँ से तेज़ी से निकलेगा, तेज़ी से और हाईली एनर्जेटिक होकर निकलेगा। तो जब एक्सलेटिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जो कैथोड हम लोग का इस तरह लगा था, इसे कनेक्ट था, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी धक्का देगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ज़्यादा अमाउंट निकलेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा अमाउंट में निकलना और उसका टारगेट पर स्ट्राइक करना, मतलब क्या होगा, वहाँ से ज़्यादा नंबर में फोटॉन निकलेंगे और ज़्यादा नंबर फोटॉन निकलेंगे मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी उसका बढ़ जाएगा। बात समझ में आया। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इस बैटरी कैथोड को क्या किया, जिस अप्लाइड वोल्टेज से कनेक्ट किए थे, अगर उसका वोल्टेज हम बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, काफ़ी ज़्यादा नंबर निकलेंगे, वो जाके टारगेट एटम से टकराएंगे तो क्या होगा, हाईली एनर्जेटिक फोटॉन को प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ से ऐसे कहिए जो इंटेंसिटी होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो स्ट्राइक करना है उस पर डिपेंड करेगा। तो जितने ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगा और ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो वही इस लाइन का मतलब वही है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इंक्रीजेस एज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीजेस। ठीक, इसको पीछे भी हम लोग समझा चुके हैं प्रोडक्शन में कि कैसे इंटेंसिटी वगैरह कंट्रोल किया जाता है। क्लियर हुआ चीज़। फिर देखिए क्या लिखे हैं, एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टूवर्ड्स द शार्टर वेवलेंथ साइड। ये थोड़ा सा कट रहा है, क्या लिखे हैं, शिफ्ट टूवर्ड्स शार्टर वेवलेंथ साइड। अब देखिए जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इधर लेमडा मिनिमम की तरफ, मतलब लेमडा के छोटे वैल्यू की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट होते जा रहा है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, जो ये वेवलेंथ का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब लेमडा मिनिमम ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो वही लिखे हैं कि एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टूवर्ड्स शार्टर वेवलेंथ। ये देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, लेमडा के छोटे वैल्यू की तरफ इधर, मतलब आप ऐसे कहिए ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। ये इतना दूर था, इसमें वैल्यू क्या था, लेमडा मिनिमम का ज़्यादा था, इसमें देखिए क्या है और कम है, मतलब वोल्टेज बढ़ाने पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो क्या होगी, शार्टेस्ट वेवलेंथ के साइड शिफ्ट होगी। तो वेवलेंथ शार्टर किधर होगा, इधर ना होगा तो इधर क्या होगी, शिफ्ट होते चली जाएगी। इधर वेवलेंथ बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग को ये कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा मिलता है। क्लियर हुआ चीज़। और कोई टॉपिक तो इसमें छूटा नहीं है। क्लियर है, ये लाइन क्लियर हो गया ना। जैसे ही हम क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी में क्या होंगे, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी का क्या होगा, हम लोग को वो रेडिएशन मिलेगा। ठीक, तो वही देखिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएं रेडिएशन क्या हो गया है, बढ़ता हुआ मिल रहा है। ठीक, और इसमें तो हमको नहीं लगता कुछ छूटा होगा, एक बार मैं चेक कर लूँ। ठीक, सब कुछ कवर हो गया इस कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा में। इसमें हम लोग डुआने हंट्स लॉ भी कवर कर लिए। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना वैल्यूबल फीडबैक भी देते रहिए ताकि आपको इनर्जेटिक लेक्चर मिलते रहें। ओके, अब आगे हम लोग जो इसका सेकेंड टाइप था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा, उसको आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।